नमस्कार साथियों, मैं महेश शिवरे पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना सहयोग और समर्थन प्रदान किया है। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो भारत की आर्थिक नीति थी उसका हम रिमेम्बरिंग पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम वर्तमान में और 1991 में घटी परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि अभी देखा गया है कि कोविड के प्रभाव के कारण लगातार जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार हैं उनमें कमी आ रही है। उसके चलते सरकार ने अपनी नीति में सुधार करते हुए एक आत्मनिर्भर भारत और वोकल टू लोकल का एक न केवल नारा दिया है बल्कि उसकी रणनीति पर काम करना भी चालू कर दिया है। इसी प्रकार से 1991 में जब हमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चुनौती दी गई कि जब तक आप नई आर्थिक नीति को पूरे विश्व के अनुरूप नहीं बनाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को खुला नहीं करेंगे, तब तक आपको वर्ल्ड बैंक के साथ पूरे विश्व का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उसके चलते हमें अपनी नई आर्थिक नीति तैयार करना पड़ी। नई आर्थिक नीति तैयार करने का मूल कारण ये भी था कि उस समय हमारा देश भारी मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें कमी और भी अन्य समस्याओं से हम जूझ रहे थे। साथ में हमारी अर्थव्यवस्था में उस श्रेणी का उत्पादन नहीं हो पा रहा था जिस श्रेणी में हमें वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता थी। इसके चलते हम बड़े पैमाने पर उन वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी कर रहे थे, जिसके कारण हमारे व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी और जो भुगतान संतुलन है उसकी समस्या भी हमें उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं के निदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति को तैयार करा गया। इस नई आर्थिक नीति के जो मेन प्रावधान थे वो थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सबसे पहले हम उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन समझने की कोशिश करते हैं। उदारीकरण से तात्पर्य अपनी नीतियों को उधार करना। जैसे कि भारत ने पहले अपनी नीति बना रखी थी कि वो लगभग बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, साथ में वो सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा मौका देता है और निजी क्षेत्र में कई बंदिशें जिसमें लाइसेंस, परमिट आदि चीज़ों को जोड़ रखा था और उनकी एक लिमिट तय कर रखी थी कि वो किस लेवल का व्यवसाय कर सकते हैं। उन सारी लिमिटों को शिथिल करना और अपनी नीतियों को सॉफ्ट करना, यह था उदारीकरण नंबर 1। नंबर 2 निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने काफ़ी उद्योगों को आरक्षित कर रखा था। अगर हम एक तरह से देखें तो उस वक्त लगभग 18 उद्योग आरक्षित क्षेत्र के थे, जिनकी संख्या घटकर अब केवल 2 रह गई है और साथ में बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर रखा था, जिनकी संख्या घट के अब 5 रह गई है। इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना, और ये प्राइवेट सेक्टर देश का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, तो इसको हमने निजीकरण के रूप में परिभाषित किया है। और तीसरा था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। उस समय संचार क्रांति अपने मुहाने पर खड़ी थी और इस संचार क्रांति ने आगे पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब जो व्यवसाय है, वस्तु और सेवाओं का आवागमन है, वो किसी भी क्षेत्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। उसी के बाद 1995 में जब गेट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड अपने नए रूप में आया 1 जनवरी 1995 को, जैसे हम आज WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के रूप में जानते हैं, तो उसने इस वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत भी उसमें पहले ही शामिल था और अब नई आर्थिक नीति के साथ में शामिल हो गया। यानी 1990 का दशक वैश्वीकरण का दशक भी माना जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के करीब आईं और जो MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनने अपने उद्योगों का विस्तार
कई देशों में करा, इसमें भारत भी शामिल हो गया। भारत को बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हुआ, उसकी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हुई, वर्ल्ड बैंक ने उसका सहयोग करा। इसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़ी होना चालू हो गई। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से देखें तो जो नई आर्थिक नीति थी वो भारत के द्वारा स्वघोषित नीति नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड बैंक और जो देश थे उनके दबाव में बनाई गई नीति थी। इस नीति को लागू करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो हम डेवलप नहीं कर पाए। तो शुरू में 1990 से लेके 2000 तक देखा गया कि इस नीति का लाभ विश्व के विभिन्न देशों को प्राप्त हुआ, वो भारत को प्राप्त नहीं हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। इसका मुख्य कारण ये था कि भारत में बाजार है, उस बाजार में माल खपाने के लिए विश्व के पास में टेक्नोलॉजी है, उसमें स्किल्ड फोर्स है जो काम कर कर वस्तुओं और सेवाओं को न्यूनतम मूल्य पे भारत के बाजार में उपलब्ध करा देता है। भारत के पास आबादी तो है लेकिन वो अनस्किल्ड है, और साथ में भारत में जो तकनीकी विकास है, शोध यानी रिसर्च का जो सेंटर हैं उनकी संख्या काफ़ी कम थी। 2000 के बाद भारत किसी रूप में अपनी मैन पावर के कारण, अपने संसाधनों के विद्वान नहीं होने के कारण और अन्य जो अर्थव्यवस्था में भारत की में एक प्रकार से आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं के चलते भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में था। बस इसको एक सही दिशा देने की आवश्यकता थी। तो 1990 का जो दशक था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने के कारण भारत नई आर्थिक नीति अपनाने के बावजूद भी पिछड़ेपन का शिकार हुआ, और जो 21वीं सदी आई उसको भारत की सदी माना गया। इसमें भारत ने अपने को बदलने की कोशिश करी, भारत में निवेश में वृद्धि हुई, जो एनआरआईज थे उन्होंने भी भारत में निवेश करा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया जो सोशल और इकोनॉमिकल था, भारत में स्किल्ड सेक्टर को डेवलप किया गया। लेकिन उन प्रयासों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रही। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी विद्यमान है, भारत में बड़े पैमाने पर लिटरेसी रेट है, भारत में बड़ी आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि को बिलोंग करती है, जिसमें मुख्य जो उनका क्षेत्र है वो कृषि और पशुपालन है। लगभग भारत की 65 से 70% आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आश्रित है, और देखा गया कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जो लाभ है वो केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ, कृषि क्षेत्र को उतना प्राप्त नहीं हुआ जितनी अपेक्षा की जाती थी। कृषि को आज भी मानसून का जुआ कहा जाता है, और आज भी हमारे किसान मानसून पर निर्भर खेती को ही करते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ उनके लिए भगवान भरोसे चलता है। सरकार के द्वारा भी इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कम किया गया, और साथ में उद्योग और सेवा क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। परिणाम ये हुआ कि जो उद्योग और सेवा क्षेत्र था वो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था में से गरीबी खत्म नहीं होती है, बेरोजगारी खत्म नहीं होती है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, और जब तक ग्रामीण आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तब तक भारत का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस असंभव को संभव करने के लिए सरकार ने हमारा जो नीतिगत ढांचा है उसमें भी बदलाव लाने की कोशिश करी। जहां पहले ये योजना बनाने का दायित्व योजना आयोग का था, उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। उसके अलावा नई सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भी कोशिश करी। कृषि के लिए कृषि आयोग का गठन भी किया गया MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो कृषि है उसमें व्यापक तौर पर सुधार करना चाहिए। उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशनों में से केवल एक रिकमेंडेशन, जिसमें कृषि विभाग का नाम बदल दिया गया, इसको स्वीकार किया गया नई NDA सरकार के द्वारा। किसानों की आय को डबल करने की बात की गई, MSP को बढ़ाने की बात की गई, लेकिन जो मॉडल कृषक आयोग ने बताया था उसको पूरा फॉलो नहीं किया गया। इसके साथ में ही हमारी अर्थव्यवस्था में 2014 से लेकर 2019 तक के दौर में देखा गया कि काफ़ी उतार चढ़ाव कई कारणों से आए। कभी हमारी अर्थव्यवस्था में
मानसून ने हमारा साथ नहीं दिया, कभी तेल के दाम बढ़ गए, कभी हमारी अर्थव्यवस्था में नोटबंदी आ गई, कभी हमारी अर्थव्यवस्था में जीएसटी आ गया, और कभी बैंकिंग ढांचा एनपीए के बढ़ने के कारण धराशायी हो गया। तो इन चीज़ों के चलते हमारी अर्थव्यवस्था में हमेशा समय समय पर सुधार किए जा रहे थे, तभी ये कोविड-19 की घटना घटी, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 50 से अधिक दिन का लॉकडाउन झेलना पड़ा। इसके साथ में जब हमारा अभी चीन से विवाद हुआ, तो चीन से विवाद के समय आत्मनिर्भर भारत और लोकल टू वोकल की बात की गई, जिसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है। सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित किया गया है। इन सब चीज़ों से उतरते चढ़ते हम आगे ये देखने के लिए लालित रहेंगे कि सरकार ने जितनी योजनाएं और कार्यक्रमों का रोड मैप बनाया है, वो व्यवहारिकता की पृष्ठभूमि पर कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक सरकार की मशीनरी उन योजनाओं को लागू करती है। तो आज हमने 1991 से लेके 2020 तक की अर्थव्यवस्था के बारे में संक्षेप में समझने की कोशिश की। आगे सरकार की योजनाओं और नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में हम इसी चैनल के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, जो हम करेंट पर बेस इकोनॉमी के बारे में लाएंगे। धन्यवाद।